हेलो एवरीवन, यार मोहित दिस साइड। एंड आज यार एक सॉल्यूशन देखेंगे स्ट्रिंग एनैक्टमेंट का। क्वेश्चन में इनपुट में क्या गिवन होगा, हमें टोटल दो स्ट्रिंग्स गिवन है, ए और बी। और हमें ना उसके ऊपर दो दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। एक बार के लिए मैं ऑपरेशंस दिखा देता हूँ, ऑपरेशंस क्या क्या है। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स हैं तो मैंने कहा यार बोलने से बेटर है एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा एंड साथ में एक छोटा सा टेस्ट केस लेके चले जाते हैं समझने के लिए। टेस्ट केस यही ऑसम है, ऑसम टेस्ट केस, ऑसम क्वेश्चन समझने के लिए। हम्म, देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्ट्रिंग गिवन होगी, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी। ठीक है, फाइंड, देखो पहली चीज, दो चीजें निकालनी है तो उसमें से पहली चीज है लेंथ ऑफ मिनिमम रिपीटिंग सब स्ट्रिंग इन अ परम्यूटेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग ए। तो बहुत हैवी वर्ड्स। मिनिमम मतलब कि सबसे छोटी चीज निकालनी है, मिनिमम क्या, लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो सकता है, हम स्ट्रिंग ए की परम्यूटेशंस भी कर सकते हैं, रिपीटिंग सब स्ट्रिंग। तो मिनिमम लेंथ ऑफ रिपीटिंग सब स्ट्रिंग। ऑलराइट, रिपीटिंग सबस्ट्रिंग कोई स्पेशल चीज है। और रिपीटिंग सबस्ट्रिंग में भी वो चीज देखनी है जिसका हम परम्यूटेशन कर सकते हैं कैरेक्टर्स की। तो परम्यूटेशन अलाउड है। ठीक है, तो देखने में तो यार लग रहा है कि बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। पहले परम्यूटेशन करो, फिर उसमें रिपीटिंग सबस्ट्रिंग ढूंढो, और फिर उसकी उसमें से जिसकी लेंथ मिनिमम है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखने में बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज उसने ये बोली है कि आपको निकालना है मैक्सिमम अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग बी इन स्ट्रिंग ए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, मैक्सिमम अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग बी इन स्ट्रिंग ए। ठीक है, स्ट्रिंग बी में, स्ट्रिंग बी जो सब स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ए के अंदर कितनी बार अकर कर रही है आपको वो बताना है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और, जो रिपीटिंग सब स्ट्रिंग है ना उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो ध्यान से देखो। मतलब सटिलिटी इंपॉर्टेंट है यार, छोटी छोटी चीजें हैं जो कोड का मतलब बदल देती है। ठीक है, तो रिपीटिंग सब स्ट्रिंग, अब उसने बोला कि आपने लेट सपोज कोई भी एक रिपीटिंग सब स्ट्रिंग एज्यूम कर ली एक्स वाई जेड। मान के चलो हम स्ट्रिंग ए में से कोई एक सब स्ट्रिंग निकाल पाते हैं आफ्टर द परम्यूटेशन, परम्यूटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब किसी भी सीक्वेंस में हम एक सब स्ट्रिंग निकाल पाते हैं एक्स वाई जेड। उसको हम रिपीटिंग तभी बोलेंगे, उसको हम रिपीटिंग तभी बोलेंगे जब वो सारे के सारे कैरेक्टर्स यूज कर रही हो स्ट्रिंग ए की। और उसका जो फॉर्मेट है, अगर हम इसी सबस्ट्रिंग को, इस रिपीटिंग सबस्ट्रिंग को अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, इन पेयर्स में लिखूं, मतलब इसी पेयर को बार बार रिपीट करता रहूं, तो मेरे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग के ना सारे के सारे करेक्टर्स कंज्यूम हो जाए, मतलब सारे के सारे करेक्टर्स मेरे यूज हो जाए। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हमें ये दो स्ट्रिंग्स गिवन है, स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी। ठीक है, अब एक बार मैं स्ट्रिंग ए को थोड़ा सा लिखता हूँ, ए बी, और एक बार दोबारा ए बी, ए बी, एक दो तीन चार पाँच छ, छः पेयर्स हैं तो दो बार और लिख लेते हैं। ठीक है, और टोटल 6 टाइम्स आई थिंक सी आ रहा है। ठीक है, अच्छा इस, अगर मैं सिर्फ पहले पार्ट की बात करूं, दूसरा पार्ट भी करेंगे पर एक एक करके। पहला पार्ट देखो, अगर मैं इस स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग के अगर मैं बहुत सारे परम्यूटेशंस निकालूं, तो उसमें से कोई एक परम्यूटेशन पता है क्या होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा। अगर मैं इस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी परम्यूटेशन निकालूं, तो एक स्ट्रिंग होगी मेरी इस टाइप की, ए बी सी। मैंने इस ए बी को एक कैरेक्टर सी के साथ जोड़ दिया, फिर ए बी सी, 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 मतलब मैंने जितने भी ए बी थे उतने ही मेरे पास सी कैरेक्टर्स थे, तो मैंने इन सब सी कैरेक्टर को उसमें जोड़ दिया। और ये मेरी ना मिनिमम
रिपीटिंग सबस्ट्रिंग बन गई। इसके अंदर जो ये एबीसी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मेरे किसको, मिनिमम रिपीटिंग सबस्ट्रिंग को। मिनिमम, सॉरी, रिपीटिंग सबस्ट्रिंग जो सबसे छोटी है मिनिमम लेंथ की। तो ये हो गई हमारी मिनिमम रिपीटिंग सबस्ट्रिंग। और ये मिनिमम लेंथ रिपीटिंग सबस्ट्रिंग क्यों बन पाई, क्योंकि जब मैं इस एबीसी को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, तो मेरे सारे के सारे ओरिजिनल स्ट्रिंग के करेक्टर्स कंज्यूम हो गए। ले दे के इस स्ट्रिंग की लेंथ और इस स्ट्रिंग की लेंथ सेम होगी, सेम होगी। और अगर मैं इस सबसे छोटी ऐसी सबस्ट्रिंग जो बार बार रिपीट करने के बाद स्ट्रिंग ए के सारे सारे कैरेक्टर्स को फुलफिल कर दे, उसकी लेंथ क्या है, एबीसी की लेंथ कितनी है, 3। तो आंसर में क्या आया, 3। ठीक है। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इजी है, मैक्सिमम अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग बी इन स्ट्रिंग ए। तो वो बेसिकली ये बोल रहा है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग जो आपकी ए है, उसके अंदर हमारा ए बी, जो एक सेकंड स्ट्रिंग हमें गिवन है इनपुट में, ए एंड बी, ये कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग मैचिंग की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ए बी टोटल हमारा रिपीट कर रहा है कितनी बारी, 6 टाइम्स। ठीक है। इसमें जो चीज ध्यान देनी है वो ये है कि जब मैं फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो परम्यूटेशन अलाउड है, मतलब मैं अपने करेक्टर्स की रीअरेंजमेंट कर सकता हूँ। पर जब मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को स्ट्रिंग ए को एक्चुअली चेंज नहीं करना। स्ट्रिंग बी कितनी बार स्ट्रिंग ए के अंदर आ रही है, मुझे ये बताना है। ठीक है। सो बाय दिस टाइम आई थिंक कि यार सबको क्वेश्चन का मतलब समझ आना चाहिए। मतलब अभी तक मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको सॉल्यूशन क्लिक कर गया होगा मेरी बोलने के तरीके से, पर कोई नहीं, वो भी कर जाएगा। अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन समझना जरूरी है। ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड कि सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। ऑब्वियसली यार, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इसके कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट्स काफी बड़े हैं। ठीक है। इसके ऊपर मैं क्यों पॉइंट आउट करवा रहा हूँ, इन केस अगर किसी के माइंड में ये सॉल्यूशन आता है कि यार मैं तो क्वेश्चन समझ गया और मैं स्ट्रिंग की सारी सारी परम्यूटेशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही खाली टाइम है, परम्यूटेशन निकाल लिया, फिर चेक किया कि कौन सी ऐसी सबस्ट्रिंग है जो बार बार रिपीट कर रही है, और उन सब सबस्ट्रिंग में से मैंने निकाल दी कि यार सबसे मिनिमम लेंथ वाली सबस्ट्रिंग कौन सी है, उसकी लेंथ प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। तो यार ये चीज मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ 1 सेकंड है कोड को रन करने के लिए। ठीक है। और वो ज्यादा टाइम का पेशेंस नहीं है, मतलब कि अगर आपके आपके कोड ने ज्यादा टाइम ले लिया, ऑल तो सही सॉल्यूशन देगा, पर उसके कोई मार्क्स मिलने नहीं वाले। ठीक है। तो इतना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो वर्क करने नहीं वाला। तो इसके अंदर ना कोई ट्रिक खेलनी पड़ेगी। ठीक है। और वो ट्रिक बहुत ईजी है, एक बार देखते हैं। मैं इस स्ट्रिंग ए को लेके चलता हूँ। अब ये देखो, मैं सिर्फ पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें मुझे निकालनी है मिनिमम लेंथ ऑफ रिपीटिंग सबस्ट्रिंग। ठीक है। तो सिर्फ मिनिमम लेंथ ऑफ मिनिमम सबस्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, वो चीज देखते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, एंड एक बार फटाफट इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना देखो करेंगे कैसे हम मिनिमम लेंथ रिपीटिंग सबस्ट्रिंग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले समझना कि हो क्या रहा है। ठीक है। क्यों हो रहा है वो मत सोचो। देखो, क्या करना है पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि करना क्या है, हमें आउटपुट में चाहिए क्या। ठीक है। कैसे करना है पहले उसे डिस्कस करते हैं, क्यों करना है फिर 2 मिनट के लिए बाद उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो पहले देखो हम करेंगे कैसे, मतलब इसमें हमें करना क्या होगा, कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। हम पहले पता क्या करेंगे, हम ना एक हैश मैप टाइप की चीज क्रिएट कर लेंगे। मैं एक डायरी सी क्रिएट कर लूंगा, जिसके अंदर मैं ये स्टोर करूंगा कि मेरा हर एक करेक्टर रिपीट कितनी बार कर रहा है। क्वेश्चन है सबस्ट्रिंग का, क्वेश्चन है परम्यूटेशन का, फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ। अभी के लिए निकालो फ्रीक्वेंसी, सोचो मत क्या हो रहा है। मेरे पास ए आया, अभी मैंने ए की एंट्री एक बार भी नहीं कर रखी, तो मैंने यहाँ पे रखवा लिया कि यार ए आ रहा है, वो सिर्फ पहली बार आया। बी आया, बी भी पहली बार आ रहा है। ए दोबारा इनकाउंटर हुआ, तो यार अब तो जैसे क्या होता है, एंट्री अपडेट करनी पड़ेगी। बी
दोबारा रिपीट कर गया, ठीक है। तो एक बार स्पीडीली से फिल कर लेता हूँ। दोबारा ए आता है, ए इंक्रीज कर जाएगा, बी की फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी, फिर से ए की फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी, ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी, ए की फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी, बी की फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी, दोबारा ए आता है, फिर दोबारा बी आता है। तो एक बार ए आया 6, फिर एक बार बी आया 6, ठीक है। अब आया सी, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हैश मैप के अंदर एंट्री कर दी, दूसरी बार सी आया तो मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दो, अगेन फ्रीक्वेंसी अपडेट एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं सबकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करता जाऊं तो मेरे पास एट द एंड कुछ ये सिचुएशन होने वाली है। मुझे ये पता चल जाएगा कि जो मेरा ए है ना वो टोटल 6 टाइम्स आ रहा है, बी मेरा 6 टाइम्स आ रहा है और सी मेरा 6 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। पहली चीज तो हमने ये करी। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स लिखता रहता हूँ ताकि हम एक्चुअली में एल्गोरिथम भी बना सके, क्योंकि देखो ना हमने कोई लॉजिक सोच लिया पर उसे कोड नहीं कर पा रहे, दैट इज इक्वली इनएफिशिएंट एज की सोचो ही मत, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। दूसरी चीज, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है ना, हम करेंगे इन सबका जीसीडी, ठीक है। अब देखो पहले फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर जीसीडी की बात हो रही है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा है, पर है ये एट द एंड जाके ना सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि करना क्या है, हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। ऐसा ही क्यों करना है, एक बार उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी पेशेंस, एक बार के लिए चेक करते हैं जीसीडी। 6, 6 एंड 6, तीनों का कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा 6 इटसेल्फ, ठीक है। तो दूसरी चीज हमने फाइंड करा जीसीडी, इस केस में आया 6, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप पता है क्या करेंगे, हम ना एक एक करके सभी को ट्रेवर्स करेंगे और अपना आंसर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, ट्रेवर्स एंड फाइंड आंसर। ट्रेवर्स करो हर एक एलिमेंट पे और अपना आंसर फाइंड आउट करो। तो एक मैं आंसर वेरिएबल बनाऊंगा 0, मैं ए पे गया, जो मेरी ए की फ्रीक्वेंसी है ना उसको मैं जीसीडी से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब होता है कि जो हमारे नंबर्स है ना वो कंप्लीटली डिवाइड होंगे ही होंगे, एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा है और सबको डिवाइड कर सकता है। तो 6 है जो इन सब की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर सकता है और सबसे बड़ा नंबर भी है। तो 6 डिवाइडेड बाई 6, ए की फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 हुआ 1, मैंने आंसर में ऐड करवा दिया, ठीक है। अगली बार आता है बी, बी बोल रहा है कि 6 डिवाइडेड बाई 6, जीसीडी से डिवाइड करना है सिंपली। तो क्या कर रहे हैं, ट्राइवर्स करते वक्त हम अपनी फ्रीक्वेंसी को जीसीडी से डिवाइड कर रहे हैं। 6 डिवाइडेड बाई 6 आया 1। अगली बार मैं सी करेक्टर पे गया, 6 डिवाइडेड बाई जीसीडी दैट इज 6, फिर से आंसर क्या आया, 1 1 1, आंसर इज 3। अभी जो आंसर है ना एक्चुअली में यही हमारा आउटपुट है, ठीक है। ये क्या बताता है, मिनिमम लेंथ ऑफ रिपीटिंग सबस्ट्रिंग। 3 स्टेप्स, फ्रीक्वेंसी, जीसीडी, ट्रैवर्स एंड फाइंड आंसर, ठीक है। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, परम्यूटेशन निकालनी पड़ेगी, फिर चेक करना पड़ेगा कि कितने रिपीटिंग सबस्ट्रिंग है, उसमें से मिनिमम निकालू। हमने ये तीनों चीजें नहीं करी, ना ही हमने परम्यूटेशन फाइंड आउट करी, ना ही हमने सबस्ट्रिंग निकाला, और ना ही हमने सबकी लेंथ कैलकुलेट करी। इन तीनों स्टेप से बच गए हम ये ग्रीडी अप्रोच लगा के, ठीक है। एक बार के लिए इसको एक और एग्जांपल के साथ, मतलब अभी के लिए तो मैं जैसे हमने जो इसका आउटपुट आया था वो 3 ही आया था, वो 3 भी क्यों आ रहा था, क्योंकि अगर मैं इसके करेक्टर्स को रीअरेंज करूं तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो यार ये 3 लेंथ की मिनिमम रिपीटिंग सबस्ट्रिंग बन रही है जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल पे दोबारा करके दिखाऊंगा और विद रीजनिंग कि ऐसा ही क्यों किया, ठीक है। फिर इसे बहुत स्पीडीली कोड कर लेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं जिसके बाद हम जिसके ऊपर हम रीजनिंग भी करेंगे साथ साथ। ए है, कुछ लेट सपोज 4 बार आता है, बी, सी,
डी सी ए। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं इसका आंसर आएगा क्या। ठीक है, तो जो ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, रिपीटिंग बनाने की कोशिश करें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा रिपीटिंग बने ही बने, पर जैसे भी इसमें कुछ रिपीटिंग बन सकता है, जैसे कि अगर मैंने ये किया ए बी और सी दो बार, डी दो बार, फिर एक ए बार, बी सी सी एंड डी डी। ठीक है, आई थिंक ए, नहीं इसमें ए हमारा ज्यादा बार हो सकता है। ए ए ए ए, एक बार के लिए मुझे वेरीफाई करने दो, 3 बार ए आया, 3 बार ए आ गया। ठीक है, बी टोटल 2 बार, सी टोटल 4 बार एंड डी टोटल 1 बार आना था। तो हाँ, तो ये हमारी, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के अंदर। और अगर मैं फिर नोटिस करूँ तो हमारी जो मिनिमम लेंथ ऑफ रिपीटिंग सब स्ट्रिंग बन रही है ना, वो ये बन रही है, 3 बार ए, ठीक है, 1 बार बी, 2 बार सी और 1 बार डी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा टोटल 7। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारा आंसर आउटपुट से कैसे आएगा, मतलब जो हमारे एल्गोरिथम से कैसे आएगा। सबसे पहला स्टेप, हैश मैप क्रिएट कर लो। हैश मैप मतलब एक डायरी नॉर्मल, जो ये बताता है कि हर एक करेक्टर हमारा कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो ये जो हैश मैप बनेगा, ये बनेगा कैरेक्टर टाइप का वर्सेस इंटीजर टाइप। ठीक है, ए है जो हमारा 6 टाइम्स रिपीट कर रहा है, बी है मतलब ऑब्वियसली जब मैं हर एक करेक्टर को करूंगा ट्रेवर्स, तो मुझे बस चल जाएगा कि बी टोटल मेरा 2 बार रिपीट कर रहा है, सी टोटल मेरा 4 बार रिपीट कर रहा है, डी टोटल मेरा 2 बार रिपीट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या बोला था, हम निकालते हैं इसका हैश मैप के बाद जीसीडी। अगर हम इसका जीसीडी फॉर्म करते हैं तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा, दैट विल बी 2। ठीक है, जो लास्ट स्टेप था वो ये कहता था कि हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी पे जाओ, ट्रेवर्स करो और अपना आंसर फॉर्म करो। तो आंसर फॉर्मेशन करते हैं एक बार के लिए। तो आंसर फॉर्मेशन कैसे होती है, मेरे पास आंसर है जो कि अभी 0 है, मैं ए पे गया, मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी और 6 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 होता है यार। ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया 1। सी की फ्रीक्वेंसी है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया 2। डी की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो डी 2 डिवाइडेड बाई 2 आया 1। ठीक है, अगर हम इन सब का टोटल करें ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7, जो कि एक्चुअली में आना भी चाहिए। ठीक है, आना हमारा 7 चाहिए था और 7 ही आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया यार कि सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन करेंगे कैसे, ये चीज समझ आ गई। अब यही सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन वर्क क्यों कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर भी सोचे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। पहला स्टेप हमने सोचा कि यार हम निकालेंगे हैश मैप फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वाली चीज तो सिंपल है, हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाली। दूसरी चीज हमने जीसीडी क्यों निकाला। ठीक है, अब देखो 2 मिनट के लिए जरा मेडिटेट करते हैं कि यार जीसीडी हमें बताता क्या है। जीसीडी बताता है नंबर, एक नंबर देता है जो सभी को डिवाइड कर सकता है और सबसे बड़ा भी है। जीसीडी की फुल फॉर्म यही होती है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक नंबर देगा जो सभी को डिवाइड कर सकता है, सबका 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 कॉमन डिवाइजर है। कॉमन मतलब सभी को डिवाइड कर सकता है, कॉमन मतलब सभी, डिवाइजर मतलब जिसको जो डिवाइड कर पाए। तो सभी को डिवाइड कर लिया और उनमें से सबसे बड़ा वाला, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें मिल गया। थर्ड स्टेप, हमने जब ट्रेवर्स किया, ट्रेवर्स करते वक्त हम क्या कर रहे थे, ये चीज अगर आपने फिगर आउट कर ली ना, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्यूशन फिर आपके माइंड में बहुत इजीली स्ट्राइक कर जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं। हमने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जीसीडी। हमें ये पता है कि सारे के सारे नंबर्स, दैट इज 6242, जीसीडी से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। जीसीडी है, सबको डिवाइड करता ही है, तो जो नंबर है उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है,
अब जब मैं फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जीसीडी कर रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली पता है क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये वाला कोई भी, जैसे किसी पर्टिकुलर करेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो कोई करेक्टर अपनी कितनी कंट्रीब्यूशन करेगा रिपीटिंग सबस्ट्रिंग के अंदर। 6 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड होने के बाद कितने, क्या आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब कि ना, मैं ए टोटल टोटल 6 ए थे, इसको मैं दो पार्ट्स में, दैट इज ए और बी, 3 ए अलग और 3 ए अलग कर सकता हूँ। ठीक है। बी टोटल कितनी बार आ रहे थे? 2 बारी। 2 बार बी साथ में आ रहे थे। पर जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आया 1। मतलब मैं बी को ना टोटल दो पार्ट्स के अंदर अलग कर सकता हूँ। ठीक है। अगली बार मैं सी पे गया, सी की फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 बार सी, लेट अस अज्यूम कि इकट्ठे आ रहे हैं। कहाँ पड़े हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2, मतलब मैं ये 4 बार सी को ना टोटल दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकता हूँ। डी टोटल 2 बार आ रहा है, अगर मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 1। तो मैं डी को दो अलग अलग तरीके, मतलब सेपरेट करके दो अलग अलग ग्रुप में लिख सकता हूँ। ठीक है। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि हमने ना जब इस तरीके से डिवीजन करी, तो हमने ना अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स का यूज कर लिया होगा इस तरीके से डिवीजन करते हुए। और हमने पता क्या किया, अपने आंसर में इन सबको, जैसे 6 डिवाइडेड बाय जब 2 किया था तो आंसर आया था 3, 2 डिवाइडेड बाय 2 किया था तो आंसर आया था 1। तो हमने ना इन सबके काउंट को कहाँ पे स्टोर किया है? अपने आंसर में। ये बता रहा है ए की कंट्रीब्यूशन, ये 1 बता रहा है बी की कंट्रीब्यूशन, ये बता रहा है सी की कंट्रीब्यूशन, ये बता रहा है डी की कंट्रीब्यूशन। अब वो चाहे कंट्रीब्यूशन किसी भी ऑर्डर में हो, उससे में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि उसी का सेम पेयर मेरे पास और भी एग्जिस्ट करता है। मतलब मैं उसी को दोबारा रिपीट करके पूरी पूरी अपनी स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से सोचूं ना, तो ये जो 7 आ रहा है, 7 कैसे आ रहा है? ए की टोटल 3 बार कंट्रीब्यूशन हुई है, बी की टोटल 1 बार, सी की टोटल 2 बार, डी की टोटल 1 बार। ठीक है। और मैं इसी को ही एक बार और रिपीट कर सकता हूँ, ताकि मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग बन जाए, सारे के सारे करेक्टर जो मेरे ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर थे वो यूज हो जाए। ठीक है। अब इसमें बात थी यार परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन की नीड पड़ी नहीं। ठीक है। परम्यूटेशन सिर्फ ये था कि हमारे जो करेक्टर्स है ना, उनकी आप पोजीशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जब हम काउंट निकाल रहे हैं इसके अंदर, हम काउंट के अंदर ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं, और हमें ऑर्डर से मतलब भी नहीं है। हमें सिर्फ ये चीज चेक करनी है कि क्या हम रिपीटिंग स्ट्रिंग कितनी छोटी से छोटी बना सकते हैं। ठीक है। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जीसीडी का लॉजिक समझ आ रहा होगा, करेक्टर की कंट्रीब्यूशन कितनी है रिपीटिंग सबस्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। अब एक छोटी सी चेंज इसमें करके दिखाता हूँ, छोटी सी और इनसाइट। मान लो हमारे पास क्या होता, सिर्फ एक ए कम होता। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे चेंज नहीं करता, इसको मैं कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, ताकि मैं इसको दोबारा कभी शो करना पड़ जाए तो दिखा सकता हूँ। ठीक है। और फिर देखते हैं। लेट सपोज फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एक ए कम होता, मैंने एक ए हटा लिया, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या रह जाती? 5। अगर अब मैं जरा ध्यान से सोचूं, दोबारा से देखेंगे सब कुछ। एक ए कम हो गया, ठीक है, देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने, जीसीडी कैलकुलेट करते हैं। इन सब फ्रीक्वेंसी का अगर मैं जीसीडी कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा? 5 2 4 2 4। इन सबका कोई कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइजर नहीं है एक्सेप्ट 1। जीसीडी आया 1। अभी जीसीडी पता है क्या बता रहा है? मेरे पास टोटल 5 ए है, अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर में क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 1 5 होता है। इसका मतलब कि जो ए 5 बार है ना, ये 5 ए है, ये सिर्फ एक ही बार एक साथ कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है डिवाइड करने का। 2, बी की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 2 ही होता है। ठीक है। सी की फ्रीक्वेंसी है 4, 4 डिवाइडेड बाई 1 4 ही होता है।
डी की वैल्यू 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 ही होता है। मतलब इनको मैं और फर्दर ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकता। तो टोटल आंसर क्या पता क्या आ गया, 5 + 2 + 4 + 2, तो दैट विल बी 8 + 5 13। 13 मतलब कि मेरे को ये सारे के सारे करेक्टर यूज करने ही पड़ेंगे, इसके अंदर कोई इससे छोटी सबस्ट्रिंग है ही नहीं जो रिपीट करती है। ठीक है, अगर इससे कोई छोटी सबस्ट्रिंग है ही नहीं रिपीट करती है, तो ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही हम एक रिपीटिंग सबस्ट्रिंग मान लेंगे, और ये बोलेंगे कि यार इस ये एक वो रिपीटिंग सबस्ट्रिंग है जो आगे जो सिर्फ एक ही बार आ रही है। तो इस पूरे पूरी स्ट्रिंग की लेंथ ही हमारा आंसर बन जाएगा 13, क्योंकि फर्दर मैं कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाया। तो जीसीडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। एक बार के लिए से यहाँ तक कोड कर लेते हैं। ठीक है, एनफ विद द डिस्कशन। फर्स्ट पार्ट की डिस्कशन ही इंपॉर्टेंट थी। जो दूसरा पार्ट है उसके, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड एल्गोरिथम है। ठीक है, तो वी वोंट बी स्पेंडिंग मच टाइम ऑन इट। फर्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, तो एक बार इसे पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग की इनपुट लेनी है, तो scn डॉट नेक्स्ट लाइन, अरे स्पेलिंग गलत हो गई यार, दूसरी स्ट्रिंग की इनपुट। ठीक है, अब हमने ये बोला स्टैटिक इंट, मुझे ये बताओ कि मेरे स्ट्रिंग के अंदर मिनिमम लेंथ सब स्ट्रिंग, मिनिमम लेंथ की सबस्ट्रिंग रिपीटिंग सबस्ट्रिंग कौन सी है। नाम थोड़ा बड़ा हो गया पर कोई दिक्कत नहीं, मीनिंगफुल है, सॉल्यूशन देख के समझ आ रहा है। इसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग पास करूंगा और मुझे इसके अंदर मिनिमम लेंथ की रिपीटिंग सबस्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, और इसी फंक्शन को हम आगे कॉल करेंगे, इसमें स्ट्रिंग ए पास कर देंगे। ठीक है, और हमारा ये आंसर 1 है, इसे बाद में प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आंसर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना हम करेंगे क्या। सबसे पहला स्टेप, हमने अपने लॉजिक को पूरा का पूरा यूज करना है, कैरेक्टर और इंटीजर ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, अब तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है। तो न्यू हैश मैप। ठीक है, हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले तो आई इक्वल्स टू 0, सारे सारे कैरेक्टर्स देखने हैं ना, str डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स एक एक करके कैरेक्टर निकालते हैं स्ट्रिंग में, str डॉट कैरेट आई। ठीक है, और मैप के अंदर उसकी एंट्री करवा दी, देखो ना। अब मैप के अंदर देखो हम ऐड कैसे करवाते हैं, हमें उस कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ऐड करवाना है। अब हमें ये नहीं पता वो वाला कैरेक्टर पहले हैश मैप के अंदर है या नहीं, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू लाकर दे दो, नहीं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो हम सेट करेंगे वो लाकर दे दो। तो मैंने बोला कैरेक्टर अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू ला दो, अगर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो 0 ला के दे दो। जो भी आएगा उसके अंदर +1 कर देंगे। देखो ना, अगर पहले कैरेक्टर एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उसके अंदर +1 करना होगा क्योंकि मुझे वो वाला कैरेक्टर दोबारा मिला है। और अगर उसकी एंट्री पहली बार हो रही है तो मैंने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी, 0, उसमें +1 करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगी। हैश मैप क्रिएटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा जीसीडी कैलकुलेट करने का। जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए यार यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करूंगा। ठीक है, थोड़े से फैंसी वर्ड्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि यार कॉन्टेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन है। ठीक है, तो सारी की सारी नॉलेज तो यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर सकते यार, हर चीज हर सारे लॉजिक यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अगर इफ यू फील कि जैसे यूक्लिडियन एल्गोरिथम नहीं पता, जीसीडी का फास्टेस्ट मेथड नहीं पता, तो इन सब की रिसोर्सेज पेप कोडिंग ने पहले से क्रिएट कर रखे हैं। आई वुड श्योरली रिकमेंड कि आप वहां पे जाओ और सारे के सारे रिसोर्सेज को इन डेप्थ एनालाइज करो। यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये कहती है कि अगर बी की वैल्यू 0 है तो ए ही उसका जीसीडी है, नहीं तो जीसीडी बी, दूसरे नंबर को यहाँ रख लेते हैं, और फिर हाँ ए मॉडुलस बी। हम क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स को रीड करेंगे अपने हैश मैप में से।
कैरेक्टर सी एच, मैंने मैप में जितने भी कैरेक्टर्स की एंट्री हो रखी है सारे सारे कैरेक्टर्स मंगवा लिए और उन सबका जीसीडी निकाल रहा हूँ। तो जीसीडी एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं, जीसीडी इक्वल्स टू इनिशियली 0। जीसीडी वेरिएबल को अपडेट कर लेंगे, जीसीडी फंक्शन कॉल करेंगे। अभी इस नंबर का जीसीडी निकालो और उसकी फ्रीक्वेंसी, तो मैंने कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाल के उसका जीसीडी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है अपना आंसर कैलकुलेट करना है, वो तो बहुत इजी था। अगेन फॉर एंड सेम फॉर ईच लूप लगाते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी दोबारा चाहिए मुझे, ठीक है। और आंसर में ऐड करवा लिया किसे, मैप डॉट गेट, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली डिवाइडेड बाय जीसीडी, आंसर वो कर दिया रिटर्न, ठीक है। एक बार सिर्फ इतने से पार्ट को चला के देखते हैं, कहीं कुछ गलती है, सेमीकोलन मिसिंग और कोई चीज 3, आंसर इसका 3 आना चाहिए था। अपना एग्जांपल डाल देते हैं एक बार। तो 4 बार ए, फिर क्या था हमारे पास, 2 बार बी, फिर 3 बार सी, 2 बार डी, 1 बार सी, और फिर 2 बार ए था ओरिजिनली। इसका आंसर हमारा आ रहा था 7। परफेक्ट। कोड रन कर रहा है, एक बार के लिए छोटा सा ड्राई रन इसका, ठीक है, बहुत ही क्विक ड्राई रन होगा, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी इतना डिस्कस हो गया तो इसमें अब इतना इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए ये रहा लॉजिक, ये रही स्ट्रिंग, लॉजिक स्ट्रिंग, इसमें ए हमने बाद में हटाया था तो वापस डाल दिया। देखो हैश मैप हमने क्रिएट किया कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर का, कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर, हमने एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को रीड किया और उसके अंदर वैल्यू डलवाई। मतलब एक बार ए को रीड किया, कैरेक्टर मिला, पहले से वैल्यू नहीं है तो मुझे जीरो, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ए के आगे क्या आ जाएगा 1। दोबारा ए को रीड किया तो 1 की वैल्यू इंक्रीज होके 2, फिर से ए मिला इंक्रीज होके 3, फिर से ए मिला इंक्रीज होके 4। बी आता है तो बी की फर्स्ट टाइम एंट्री हो रही है, फ्रीक्वेंसी इज 1। दूसरी बार बी मिला, फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, सी फर्स्ट टाइम आ रहा है, दूसरी बार सी मिला तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, तीसरी बार सी मिला फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, डी फर्स्ट टाइम आ रहा है, डी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, दूसरी बार मिला, फिर दोबारा सी आया एक बार और इंक्रीज कर दिया, ए फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, एंड फिर से ए आया तो हमने दोबारा 5 से बढ़ा के क्या कर दिया, उसे 6 बना दिया। अल्टीमेटली जो ये फॉर लूप में हमने पूरे पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया, तो हमारा फाइनल फ्रीक्वेंसी पड़ी होगी, ए की फ्रीक्वेंसी 6 है, बी की फ्रीक्वेंसी 2, सी की फ्रीक्वेंसी 4 एंड डी की फ्रीक्वेंसी 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जीसीडी कैलकुलेट करना इन सब नंबर्स का, 6 4 6 2 4 2 का जीसीडी कैलकुलेट करना। उसके लिए हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम फॉलो करी है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम बहुत सिंपल होती है, वो कुछ सिंपल सा काम ये कहती है कि अगर मेरे पास ए और बी है, लेट सपोज मुझे 18 और 24 का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जीसीडी, ठीक है। तो देखो जीसीडी में हमने 18 और 24 पास किया, ये ए है ये बी है, हमने क्या किया आगे कॉल किसे लगा दो, कुछ इस तरीके से, देखो 18 और 24 है, आगे कॉल किसे लगा दो, बी और ए मॉडुलस बी, तो बी तो मतलब आगे कॉल किसे लग गई 24 को, और ए मॉडुलस बी, 18 मॉडुलस 24 कितना होता है 18 इटसेल्फ, ठीक है। अब अभी भी बी की वैल्यू जीरो नहीं है, आगे कॉल लग जाएगी बी, मतलब अब इस देखो ना, ये इस लेफ्ट में ए है राइट में बी है, ठीक है, ऑल्दो रिकर्सिव रिकर्सिव स्टैक बनता है बट समझने के लिए, बी है 18 और ए मॉडुलस बी 24 मॉडुलस 8 इज 6, ठीक है।
बी की वैल्यू अभी भी जीरो नहीं हुई, 6 है, तो आगे दोबारा कॉल लग जाएगी किसे, बी कॉमा ए मॉडुलस बी। तो 6 है हमारे पास, और 18 मॉडुलस 6 कितना होता है, 0। ठीक है। अब आगे जैसे ये देखो, कॉल 1 थी, कॉल 2 थी, कॉल 3 थी, कॉल 4 थी। अल्टीमेटली जब बी की वैल्यू 0 हो गई तो ए हमने रिटर्न कर दिया। इसमें ए क्या है हमारा, 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 6। ये भी आगे क्या रिटर्न कर देगा, जो ऊपर से जीसीडी कैलकुलेट होके आ रहा है, 6 6 6। 18 और 24 का जीसीडी क्या हो गया, 6। ठीक है। तो ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है जीसीडी कैलकुलेट करने का, यूक्लिडियन। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, जीसीडी तो कैलकुलेट होगा इससे। जीसीडी की वैल्यू 0 हो गई, तो हमने एक वेरिएबल बनाया जीसीडी 0। हमने ना 0 और एक एक करके, पहले हमने क्या किया, 6 का जीसीडी चेक किया। 6 और 0 का जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो आएगा, दैट विल बी 6 इटसेल्फ। ठीक है। हाँ, फिर हमने अगली बार गए 2 पे, 2 और 6 का, 2 और जीसीडी वाले वेरिएबल में जो है, यहाँ पे देखो ना, जीसीडी जो पहले से पड़ा है और जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसका जीसीडी कैलकुलेट करो। तो 2 और 6 का जीसीडी कितना आया मेरे पास, 2 इटसेल्फ। 4 और 2 का जीसीडी 2 ही रहेगा, 2 और 2 का जीसीडी 2 ही रहेगा। अल्टीमेटली जो हमारा जीसीडी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जीसीडी बन जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक आंसर वेरिएबल क्रिएट करो, और फिर तो सिंपल है, सारे के सारे करेक्टर्स हमने देखे हैश मैप में कौन कौन से हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को जीसीडी से डिवाइड किया और अपने आंसर में ऐड करते गए। एक ही कंट्रीब्यूशन कितनी बार हो रही है, 6 डिवाइडेड बाय जीसीडी, दैट इज 2, 3। बी की कंट्रीब्यूशन 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 1। सी कितनी बार कंट्रीब्यूट करेगा, 4 डिवाइडेड बाय 2। डी कितनी बार कंट्रीब्यूट करेगा, एक बारी। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल जो हमारी लेंथ बनेगी, दैट विल बी 7। ठीक है। कोड सिंपल है, लॉजिक भी सिंपल। ठीक है। अब एक बार के लिए बात करते हैं सेकंड स्टेप। दूसरी चीज हमें और करनी थी, पूरा पूरा क्वेश्चन स्ट्रिंग की आपकी बेसिक नॉलेज चेक कर रहा था कि आपको स्ट्रिंग ढंग से आता है नहीं आता। दैट इज कि मुझे स्ट्रिंग बी को स्ट्रिंग ए के अंदर ढूंढना था, कितनी बार आ रहा है। ठीक है। तो एक बार के लिए इसे समझते हैं। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये है मेरी स्ट्रिंग ए। और मुझे एक स्ट्रिंग बी गिवन है, जो ये बोलती है कि आपको इसमें फाइंड आउट करना है ए बी सी। तो मुझे स्ट्रिंग बी की अकरेंस ढूंढनी है स्ट्रिंग ए के अंदर, जो कंप्लीटली आनी चाहिए। ऑर्डरिंग आप चेंज नहीं कर सकते, परमिटेशन नहीं है, डायरेक्टली आपको चेक करना है। जैसे कि इसमें एबीसी मेरा कितनी बार अगर कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो फाइनल आंसर, आवर फाइनल आंसर आंसर शुड बी 4। ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है, कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका, जिसके अंदर मैं एक एल्गोरिथम का नाम लूंगा, ठीक है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। बिकॉज वो पेप कोडिंग के चैनल पे यार पेप पहले से पड़ी हुई है। ठीक है। ये सिंपल, सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है स्ट्रिंग मैचिंग की। ठीक है। सबसे फास्टेस्ट स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे कॉन्स्टेंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर आप नॉर्मल एक एक करके सभी सब स्ट्रिंग निकालते हो और फिर चेक करते हो कि ये एबीसी कितनी बार आ रहा है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। वो एन क्रॉस एम हो जाएगी। अगर इसकी लेंथ एन है, इसकी लेंथ एम है, तो फ्रिक्वेंसी विल बिकम एन क्रॉस एम, क्योंकि आपको सारे के सारे इसके अंदर सब स्ट्रिंग्स निकालने पड़ेंगे, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इससे भी ज्यादा जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग आप इमीडिएटली मैच नहीं कर सकते, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। उससे बेटर तरीका होता है हमारे पास केएमपी एल्गोरिथम। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को ड्रॉप डाउन करके एन प्लस एम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब ये जो केएमपी एल्गोरिथम है, बेसिकली कहता क्या है, बहुत ही इन डेप्थ, बहुत इन डेप्थ में नहीं, एक ओवरव्यू। केएमपी एल्गोरिथम एक्चुअली में प्रोड्यूस करता है प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स सम एरे। ठीक है। तो प्रीफिक्स सम एरे से पहले हमें थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। हम ना कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं ए बी को। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ बी, बीच में एक सेपरेटर, और फिर हमारी स्ट्रिंग ए। अभी आपको इसका फायदा दिख जाएगा। अगर मैं इस टाइप से अपने सेपरेट एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ, तो मेरी जो न्यू स्ट्रिंग बनेगी, दैट विल बी ए बी सी,
बीच में एक सेपरेटर, फिर ये पूरी पूरी स्ट्रिंग रिपीट कर रही है, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी, ए ए बी सी, और फिर ए बी सी। ठीक है, ठीक है। प्रीफिक्स सम एरे अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक नया एरे बनेगा। एक बार बहुत स्पीड से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग और मार्क कर लेते हैं। अरे सॉरी, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स, सेवंथ इंडेक्स, एट्थ इंडेक्स, नाइन्थ इंडेक्स, टेंथ इंडेक्स, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th। ठीक है, जो हमारे पास ये KMP है, प्रीफिक्स सम एरे क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है? पॉज द वीडियो एंड वॉच इट इन द ऑन द पेप कोडिंग चैनल, ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स सम एरे करता क्या है, इससे हमें फायदा क्या होगा? बाय डिफॉल्ट वैल्यूज तो हमें पता है क्या होती है, यहाँ पे हर जगह जीरो पड़ी होती है। तो यहाँ पे तो जीरो पड़ा रहा है, इससे हमें मतलब नहीं पड़ता। हम ना यहाँ से अपनी ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ये बी स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग लेंथ के एक ज्यादा से अपनी ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा बीच में सेपरेटर है। ठीक है, दिस वन इज सेपरेटर। हम ना बेसिकली प्रीफिक्स सम एरे के इंडेक्स पे पड़ा होता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ सफिक्स सब एरे या सब स्ट्रिंग which is equal to maximum length of suffix sum string which is equal to prefix sum string। अब इसका पता है मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखना, अगर मैं एक ही बात कर रहा हूं ना, तो इतने से पार्ट में जो हमारा प्रीफिक्स सबस्ट्रिंग है और सफिक्स सबस्ट्रिंग जो मैच कर रहा है, वो पता है क्या है? इतना पार्ट, ये वाला ए इस वाले ए के बराबर है, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी मैक्सिमम लेंथ बन रही है 1। तो यहाँ पे पता है क्या पड़ा होगा? 1 पड़ा होगा। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इजीली समझ आ जाएगा ये प्रीफिक्स और सफिक्स सबस्ट्रिंग का क्या काम है। मैं बी पे पहुंचता हूँ। इस इंडेक्स पर, फिफ्थ इंडेक्स पर ये चीज पड़ी होगी कि कौन सा ऐसा प्रीफिक्स सबस्ट्रिंग है जो सफिक्स सबस्ट्रिंग के बराबर है, और मैक्सिमम लेंथ क्या है उसकी। तो देखो ना, पीछे देखो, प्रीफिक्स सबस्ट्रिंग का मैं मतलब बोलता हूँ, स्टार्टिंग से चलते हुए कितने कैरेक्टर्स मेरे मैच कर रहे हैं पीछे से सबस्ट्रिंग में। ए बी के बराबर है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 2। जब मैं सी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं इस स्ट्रिंग को, इस पूरे पूरे पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ। आगे से कौन सी सबस्ट्रिंग मैच कर रही है पीछे वाली सबस्ट्रिंग से? एबीसी मैच करती है एबीसी से। ठीक है, तो मेरे मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई? 3। 3 लेंथ की हमारी प्रीफिक्स और सफिक्स सबस्ट्रिंग मैच कर रही है, तो मैक्सिमम लेंथ बन रही है 3। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ डी पे इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। प्रीफिक्स सबस्ट्रिंग हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से, पीछे से। सफिक्स सबस्ट्रिंग स्टार्ट होती है यहाँ से। कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग नहीं है जो मैच करती हो। पता है क्यों नहीं मैच कर सकती? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक डी करेक्टर है जो आगे कभी मुझे कहीं मिलेगा ही नहीं। ए बी सी डी मैं यहाँ से चलते वक्त कभी बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पता है क्या पड़ा होगा मेरे पास? सेवेंथ इंडेक्स पे 0। मैं पहुंचा यहाँ पे ए पे, ए पे यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीफिक्स और सफिक्स सबस्ट्रिंग हमारी कितनी मैच करती है? आगे से ए, पीछे से सिर्फ एक करेक्टर, एक करेक्टर ही तो मैच कर रहा है। यहाँ पे पड़ा होगा 1। इतने पार्ट की बात करें तो ए बी मैच करेगा, ए एंड बी।
इतने पार्ट की बात करें तो ABC मैच करेगा, तो यहाँ पे आंसर पड़ा होगा 3। अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं तो सॉरी इतने पार्ट की बात करूं तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे पड़ा होगा 1। सिर्फ एक ही करेक्टर मैच करता है, ठीक है। और इसका कोड भी कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो यार, मैं दोबारा एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी इस कॉन्स्टेंट में हूँ कि मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा कि एमपीएम कैसे इम्प्लीमेंट, क्या इसका लॉजिक होता है इम्प्लीमेंटेशन के पीछे। वो चीज आपको समझने के लिए कोई और रेफरेंस आपको, रिसोर्स लिंक आपको मिलेगा, आपको देखना होगा, ठीक है। एंड केएमपी आती है तो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन इजीली कर पाओगे। तो आई विल बी फोकसिंग अपॉन कि केएमपी की एप्लीकेशन कैसे हो रही है, केएमपी एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, वो इस वीडियो का कंसर्न नहीं है। आपको उसके लिए कोई और प्रायर वीडियो देखनी पड़ेगी, जो आपको पेप कोडिंग के चैनल पे बहुत इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो केएमपी एल्गोरिथम की एप्लीकेशन कैसे इंप्लीमेंट हो रही है वो देखते हैं। केएमपी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कैसे हो रही है और उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। हाँ, हमने एक नई स्ट्रिंग बनाने के लिए पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, बिकॉज स्ट्रिंग बिल्डर इज ऑफ कोर्स इजियर, हैज लेस कॉम्प्लेक्सिटी देन स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी जावा की स्ट्रिंग्स तो होती हैं इम्यूटेबल, जो इंटरनली हमारी बैंड बजा देती है, अलाउ नहीं कर सकते स्ट्रिंग बिल्डर, मतलब नॉर्मल स्ट्रिंग का यूज करना। हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स 0, आई लेस देन बी डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, ठीक है। मैंने सारे के सारे कैरेक्टर्स निकाले बी स्ट्रिंग से, और बी डॉट कैर एट आई, और मैंने उसको अपने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर लिया, ठीक है। यही काम मुझे बी स्ट्रिंग, मतलब बी के सारे कैरेक्टर्स के बाद मुझे ए लेंथ, ए स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स रखने हैं। तो मैंने ए स्ट्रिंग में से भी, अरे कॉन्टेस्ट से नहीं निकलना यार हमें, सॉरी, ए के सारे कैरेक्टर्स हमने करे और निकाले, और अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर में रखवा लिए, मतलब एक नई स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है। और बीच में एक सेपरेटर भी आना चाहिए, एस पी डॉट अपेंड, तो कोई भी एक सेपरेटर ले लिया जो बाकी के किसी और कैरेक्टर से मैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतना पार्ट तो आई थिंक क्लियर है, बट स्टिल एक बार इसको विजुअली देख लेते हैं, ये चीज क्या बता रहा है। हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है, ए और बी, मैंने पास कर दी, ए ये रही, और बी स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट किया, मतलब बेसिकली मैं ये वाली स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ और इसको स्ट्रिंग बिल्डर मान लो। एक्चुअली हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। सारे देखो, ये वाला लूप सिंपल है, पी स्ट्रिंग पे जाओ, सारे के सारे कैरेक्टर्स निकालो और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अपेंड करते रहो, उसके पीछे डालते रहो। तो पहले कौन डलेगा, ए बी सी, ये बी की वजह से आ गया, इस लाइन की वजह से हैश आ गया, और इस फॉर लूप की वजह से सारे के सारे ए स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने नॉर्मल प्रीफिक्स सम एरे बिल्ड करते हैं। प्रीफिक्स सम एरे हमारा कितने साइज का होगा, जितने साइज की हमारी स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट लेंथ, ठीक है। जो प्रीफिक्स सम का हम लॉजिक स्टार्ट करेंगे, जो हम इंडेक्स फिल करना स्टार्ट करते हैं, वो मैंने बताया था आपको, बी वाली स्ट्रिंग दैट इज एबीसी की लेंथ प्लस सेपरेटर के बाद वाले इंडेक्स से। तो देखो, बी डॉट लेंथ प्लस 1, और इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, जितने हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर, इंडेक्स को बढ़ाते रहते हैं। अब जिसका लॉजिक है वो सिंपली ये कहता है, अब ये केएमपी का लॉजिक है, ठीक है। आई विल बी साइलेंट ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग कि सबको इस मोमेंट तक केएमपी एल्गोरिथम आती है, ठीक है। तो मैंने इंडेक्स -1, जे की वैल्यू निकाली, वाइल जिसको मैं चेक कर रहा हूँ वो ग्रेटर देन 0 है, अगर 0 है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर वो वाली करेक्टर मेरा मैच नहीं करता, इंडेक्स एंड स्ट्रिंग बिल्डर डॉट करेक्टर एट जे,
इनकेस अगर ये नहीं समझ आ रहा ना कि फॉर लूप में क्या लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ दी केएमपी एल्गोरिथम। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है, अगर मुझे कैरेक्टर बराबर मिलता है, एस बी डॉट कैरेट जे बराबर मिलता है, तो हम बेसिकली जे की वैल्यू को बढ़ा देंगे और अपना प्रीफिक्स एरे हम फिल कर लेते हैं। अब देखो एक्चुअली इसमें इस फॉर लूप से हो क्या रहा है, अभी फाइनल आंसर बताया नहीं कैसे आ रहा है, बट आएगा, इस पे भरोसा रखो और समझो। ठीक है, देखो अभी जैसे मैं लेट सपोज मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट ना करके मैं ट्वेल्थ की बात करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बीच में आपको समझ में आ जाएगा कैसे फिलिंग हो रही है। बी इंडेक्स है हमारा 12, हमने बोला जे की वैल्यू निकालो, मतलब ये हमारा इंडेक्स है, एंड जे की वैल्यू निकल के आई एक पीछे जो पड़ी हुई है, तो 20 इस इंडेक्स के पीछे क्या पड़ा हुआ है 1, तो जे है मेरा यहाँ पे। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अभी किस स्ट्रिंग की, इस स्ट्रिंग की। ठीक है, हमने बोला क्या जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उसने बोला हाँ। क्या स्ट्रिंग बिल्डर पे जो कैरेक्टर है इंडेक्स पे कैरेक्टर है बी, क्या वो बराबर नहीं है किसके, जो जेथ इंडेक्स पे है, जेथ इंडेक्स पे कैरेक्टर क्या है बी, अभी तो बराबर है, तो इस वाले वाइल लूप के अंदर तो एंटर करेंगे ही नहीं। अगर बराबर है, देखो ना दोनों जगह बी पड़ा था, यहाँ पे भी बी है वहां पे भी बी है, तो जे की वैल्यू बढ़ा दो। जे की वैल्यू बढ़ाने का मतलब जे हमारा कितना हो गया 2, जे की वैल्यू हो गई 2, और हमने अपने प्रीफिक्स वाले ब्लॉक में ना 2 ही सेट करवा लिया। यहाँ पे 2 रखवाने का मतलब पता क्या है, 2 रखवाने का मतलब ये है कि दो लेंथ की स्ट्रिंग मेरी प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। इंडेक्स अगली बार बढ़ के क्या बन जाएगा 13। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे आ गया, किस एरे की बात हो रही है, मतलब किस स्ट्रिंग की बात हो रही है, इस स्ट्रिंग की। ठीक है, अभी देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। जे की वैल्यू कहाँ पे है 2 पे। ठीक है, जे की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, उसने बोला हाँ। करेक्टर एट इंडेक्स क्या पड़ा हुआ है ए, कलर चेंज ए, जो कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं होना चाहिए इस वाइल लूप में जाने के लिए, किसके, जे पे जो करेक्टर पड़ा है, ए सी के बराबर नहीं है और जे ग्रेटर देन 0 है। वाइल लूप के अंदर आए, जे की वैल्यू को हमने कहाँ पे सेट करवा दिया, प्रीफिक्स ऑफ जे पे। प्रीफिक्स ऑफ जे मतलब कि जो जे ब्लॉक पे पड़ा है वहां पे जे को मूव कर दो, तो जे की वैल्यू क्या बन गई 0। ठीक है, वाइल की जे की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई, तो वाइल लूप से बाहर आ गए, अब दोबारा जाएंगे नहीं। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, हमारे इंडेक्स पे करेक्टर है ए, जे पे जो करेक्टर पड़ा है दैट इज ए, ये दोनों बराबर है, बराबर है तो जे की वैल्यू को बढ़ा दो। अब जे की वैल्यू फिर से बढ़ के कितनी हो गई 1। जे प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स पर जो जे है, जे को रखवा दो, जे की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे हमने कैसे रखवा दिया 1 को। अब जहाँ पे हम 1 रखवा रहे हैं ये बता रहा है कि मेरी एक लेंथ की स्ट्रिंग पीछे से, आगे से स्टार्ट होते हुए और पीछे से स्टार्ट होते हुए मैच कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा बाकी का प्रीफिक्स सम एरे भी फिल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, अब हमारा पता क्या है, ए और बी, ए और बी दो लेंथ की स्ट्रिंग मैच कर रही है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 2 पड़ा होगा। सी की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ना 3 लेंथ की स्ट्रिंग मैच कर रही है, तो यहाँ पे 3 पड़ा होगा। अब ए की बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ एक करेक्टर ही मैच कर रहा है, यहाँ से चलते वक्त एक करेक्टर मैच कर रहा है, यहाँ से चलते वक्त सिर्फ एक ही करेक्टर मैच कर रहा है ए और ए, तो यहाँ पे पड़ा होगा सिर्फ 1। बी पे पहुंचते हैं, ए और बी मैच कर रहा है, देखो ना पीछे से चेक कर रहे हैं तो प्रीफिक्स, आगे से चेक कर रहे हैं तो सफिक्स। प्रीफिक्स सबस्ट्रिंग ए बी और आगे वाली सफिक्स सबस्ट्रिंग ए बी की लेंथ दोनों मैच कर रहे हैं, तो उनकी लेंथ कितनी है 2, यहाँ पे रखवा दी। सी की बात कर रहा हूँ, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे रखवा दिया हमने 3।
ठीक है, ले दे के हमारे पास प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स पे रखी हुई है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ तब किस चीज की, जब हमारी प्रीफिक्स सबस्ट्रिंग मैच कर जाती है किससे, सफिक्स सबस्ट्रिंग से। ठीक है, और हम ना अब इस प्रीफिक्स एरे का ही फायदा उठाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट करा कर दिखाऊं तो आपको नोटिस दिखा सकता हूं कि प्रीफिक्स एरे हमारा बनेगा एक्चुअली में यही, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और प्रीफिक्स एरे को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, और एक बार के लिए रिटर्न जीरो कर लेते हैं। ये एक्चुअली मेरे हमें एक कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी थी, अभी आंसर नहीं है जीरो, जस्ट समझाने के लिए स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी भेज दी। चलाकर देखते हैं। नॉन स्टैटिक, अरे छोटी सी चीज, उसके ऊपर इतनी बड़ी एरर। तो एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। अच्छा, हमने आउट इनपुट अलग डाला है ना, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर ए बी, ए बी सी। ठीक है, क्या यही इनपुट है, ए बी सी डी से पहले डी है, डी, उसके बाद है हमारे पास ए बी सी, ए बी, ए बी सी, ए बी, उसके बाद फिर ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो हमारी जो सबस्ट्रिंग जो हमारा प्रीफिक्स एरिया आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही आएगा। आई थिंक आ भी शायद वही रहा है। देखो, 4 बार 0, 4 बार 0, 1 2 3, 0 1 2 3, 1 2 1 2 3, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो जो प्रीफिक्स एरे है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। देखो जहां जहां पे थ्री है ना, थ्री ही क्यों चेक कर रहा हूँ, जितने लेंथ की स्ट्रिंग मुझे फाइंड आउट करनी थी, दैट इज एबीसी, 3 लेंथ की स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी थी, जहां जहां पे थ्री आ रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर थ्री है मेरे पास, ए बी सी, सी करेक्टर पे थ्री पड़ा है, सी दैट इज 6 के ऊपर थ्री पड़ा हुआ है, और थ्री कहाँ पड़ा हुआ है, इस वाले 10 पे, इस वाले 15 पे, इस वाले 18 पे। अभी जो सी है, ये जो यहाँ पे जो थ्री पड़ा हुआ है, यहाँ पे थ्री पड़ा है, एक बार थ्री यहाँ पड़ा है, एक बार थ्री यहाँ पड़ा है, एक बार थ्री भी यहाँ पड़ा है। जिस स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं उसकी लेंथ को, उसकी लेंथ वाला नंबर कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, इन इन इंडेक्स पे। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये जो थ्री है पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे के ये जो तीन करेक्टर हैं ये आगे के तीन करेक्टर से मैच करते हैं। ये जो आगे ये एबीसी है, ये आगे के तीन करेक्टर से मैच कर रहा है, एबीसी तीन करेक्टर से मैच कर रहा है, ये जो एबीसी है आगे के तीन करेक्टर से मैच कर रहा है। ले देखिए केएमपी एल्गोरिथम की जो एप्लीकेशन है वो ये कह रही है, लास्ट में हमें जो चीज चेक करनी है ना, पता है क्या चीज चेक करनी है, प्रीफिक्स एरे में हर एक वैल्यू पे जाओ, और अगर कभी भी हमारी वैल्यू बी स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो अपने काउंट को बढ़ा दो। काउंट क्या है हमारा, हमारी अकरेंस बता रहा है, लास्ट में हम अपने काउंट को ही रिटर्न कर देंगे। 15, और अच्छा केएमपी से जो आंसर आएगा उसको प्रिंट भी करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, चलाकर देखें, चल जा भाई, नॉर्मल इनपुट पे रन करते हैं, 3 और 6 परफेक्ट, एक बार के लिए सबमिट करके देखते हैं इसे, और हमारे सारे केस सबमिट हो गए। ठीक है, सेकंड डिस्कशन थोड़ी सी जल्दबाजी में हुई, बिकॉज दैट इज अ डिपेंडेंट डिस्कशन। अगर आपको केएमपी आती है तभी आप इसे कर पाओगे। द गोल ऑफ द वीडियो इज नॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपको उसकी एप्लीकेशन
वहाँ पे केएमपी की एप्लीकेशन डिस्कस हुई है, यहाँ पे केएमपी एल्गोरिथम डिस्कस नहीं हुई है। ठीक है। इन केस अगर आपको सेकंड डिस्कशन में थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा यार, केएमपी एल्गोरिथम देखो और फिर इस पर आओ। ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू, मेन रीजनिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो डू लेट अस नो। ठीक है। एंड बाय दिस आई एंड द डिस्कशन, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।